हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, डिफरेंशिएशन रेट लो और नॉर्मल रेट लो, तीन हमने रेट लो सीखे थे। शुरुआत का जो डिफरेंशिएशन रेट लो था, देन आफ्टर रेट लो था, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने इंटीग्रेटेड रेट लो डिराइव किया। उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा और उसके बाद हमने उसका हाफ लाइफ पीरियड भी जाना। तो जीरो ऑर्डर के लिए सारी बातें खत्म कर दी। आज के सेशन में ऐसा ही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा उसको डिराइव करेंगे, देन आफ्टर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन आफ्टर उसका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों के लिए, इवन जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक मीडियम होता है जहां से पता चल जाता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का। आपको एमसीक्यू के अंदर स्लोप की वैल्यू दी जाती है, पूछा जाता है भाई ये ग्राफ के लिए स्लोप की वैल्यू ये है तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चालू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। टाइटल लगाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। नॉर्मल सी बात है, जो लास्ट टाइम किया था वैसा ही दूसरी बार कर रहे हैं। कोई एक रिएक्टेंट मेरे पास ए है, ये जो है वो मेरे पास एज ए रिएक्टेंट है और ये जो है वो मेरे पास एज ए प्रोडक्ट है। अब कोई t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सपोज मेरे ए की कॉन्सेंट्रेशन या तो A0 या तो C0 है, और कोई t इज इक्वल टू t टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन Ct या तो आप AT लिख सकते हो। यहाँ पे इनिशियली 0 था और बन गया BT। क्लियर ना? इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इवन अगले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है जो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कोई x कॉन्सेंट्रेशन होती है तो यहाँ पे x कम होकर सामने चला जाता है। ठीक है, और वो डिपेंड्स करता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर। यहाँ पे 1 होता है तो 1x, 2 होता है तो 2x। इसके बारे में डिस्कशन हमने कर ली। ठीक है, सो इसके लिए ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएशन, माफ कीजिए, मैं पहले तो नॉर्मल रेट लो अगर लिखना चाहूं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट लो के हिसाब से क्या होगा, r की वैल्यू r इज इक्वल टू k, वी कैन से द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेडी ना? ओके, अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब कि n की वैल्यू मेरी क्या होने वाली है 1। रेडी ना? पावर क्या होने वाला है 1। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा n, और वो क्या रहेगा मेरा n1। तो वैल्यू अगर मैं रख दूं तो r इज इक्वल टू k, a की जगह पे मैं रख देता हूं 1। ठीक है ना? सो ये मेरा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, हालांकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए मैंने उसको प्रॉपर ब्रैकेट में दिखाया। आप इसको C से दिखाओ तो भी चलेगा, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है वो ये वाले फॉर्म में नहीं दिया, C वाले फॉर्म में दिया है, मतलब कि जनरलाइज फॉर्म में दिया है। मतलब कि आप इसको कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन C रेज टू 1। क्लियर है? आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिखाओ, रिएक्टेंट A दिखाओ, नॉर्मली C लिख के चलो तो भी चलता है। ठीक है ना? सो R इज इक्वल टू K इंटू C, तो ये चीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया भाई मेरा सबसे पहला रिएक्शन, उसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। क्लियर? आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा, इससे भी डिराइव होता है, लेकिन डिराइव करने के लिए आखिर में आपको उसे C में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ, तब डिफरेंशियल रेट लॉ के अंदर आप वैल्यू लिखते हो C की। क्लियर ना? d dt ऑफ r की वैल्यू जो लिखते हो वो माइनस, सबसे पहले तो माइनस की साइन लगेगी क्योंकि वो क्या है, रिएक्टेंट है, माइनस d dt ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो आप अगर ये इक्वेशन लेके चल रहे हो तो आप यहां से इन दोनों को इक्वलाइज करो, या तो जैसे हमने अगले लेक्चर के अंदर जीरो ऑर्डर के इक्वलाइज किया था वैसे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो r इज इक्वल टू माइनस d dt ऑफ C। क्लियर है? ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो, पर दिमाग में एक चीज रखिएगा कि आप अगर C वाला टर्म लेते हो तो यहाँ पे भी C वाला टर्म लीजिएगा, और अगर यहाँ पे A वाला टर्म लेते हो तो आप यहाँ पे भी A वाला ही टर्म लीजिएगा। ठीक है ना? तो दोनों में से कोई भी टर्म को आप इक्वलाइज कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे बॉक्स के अंदर बंद किया है जो R को, उसको मैं इक्वलाइज करता हूं। ओके, अब डायरेक्ट बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
बच्चों हमने अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पहले को जान लिया था कि ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लो किस तरीके से डिराइव करेंगे। पहले रेट लो लिखेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशियल रेट लो लिखेंगे, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, देन आफ्टर हम इंटीग्रेटेड रेट लो यानी उन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लो हमें मिल जाएगा। तब सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, इसलिए आज मैंने डायरेक्ट चालू कर दिया है कि भाई इसके अंदर हमें कोई इक्वेशन लेना है और सीधा हम रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो और क्या सीधा इंटीग्रेटेड रेट लो यहाँ पे डिराइव करेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए सीखने के लिए आपको अगला लेक्चर जो जीरो ऑर्डर वाला है वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चों ने जीरो ऑर्डर वाला इंटीग्रेटेड रेट लो वाला जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 में भी वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपको आ रहा होगा तो ये सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ये सीखने में बहुत 10 मिनट में आप ये पूरा सीख जाओगे किस तरीके से आया है। ठीक है, तो पहले वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अगर देख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दोनों को अगर मैं इक्वलाइज करता हूं तो मेरा इक्वेशन बनता है अभी माइनस डी सी बाई डी टी, इसको इस तरफ लिखता हूं इज इक्वल टू के सी रेस टू 1 यानी कि के सी। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, के सी को यहां लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब मेरे पास डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए मैं इंटीग्रेशन लगाता हूं, क्योंकि डी की साइन और इंटीग्रेशन की साइन दोनों ऑपोजिट कही जाती है। तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूं, लेकिन इंटीग्रेशन लगा के मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़े 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा एक नॉर्मल स्टेप की ओर लेके आता हूं कि मैं जो सी यहां पे देखिए सी दिख रहा है, यहां पे भी सी है, तो मैं सी वाले को एक तरफ कर देता हूं। क्लियर ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। कैसे देखिए, और माइनस की साइन जो है उसको जान देता हूं राइट हैंड साइड पे। तो यहां पे देखिए डी सी बाई सी को मैंने डिवाइड में ले लिया और सामने की साइड ये डी डी को सामने जाने दिया, माइनस की साइन को सामने जाने दिया, मतलब कि माइनस के डी टी। क्लियर, समझ में आई बात। सो क्या किया, ये जो सी है वो सी और सी दोनों टर्म एक साइड हो गए और dt वाला जो टर्म है वो चला गया राइट हैंड साइड पे। क्लियर, तो मैं ऐसे अगर लिख के इंटीग्रेशन लूंगा तो थोड़ा इजी होगा। कैसे, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगाऊंगा, क्लियर, पहले तो मैं माइनस को पहले से ही बाहर लिख रहा हूं, आप अंदर लिख के कॉमन कांस्टेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अब इंटीग्रेशन की साइन मैंने लगाई है तो वो तो इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन है, मैंने आपको बताया था। कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट मेरे पास मौजूद है, टाइमिंग जो है वो t से 0 तक बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन C0 से Ct तक बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं वही चीज लिखूंगा, भाई कंसंट्रेशन वाला जो टर्म है वो C0 से Ct की ओर जा रहा है, टाइमिंग वाला टर्म वो 0 से t की ओर जा रहा है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैंने C इस तरफ क्यों लिया, क्योंकि जब मुझे लिमिट लगानी होगी, जब मुझे ये जो लिमिट है लिमिट मुझे लगानी होगी, तब कंसंट्रेशन वाला टर्म एक साइड होगा तो मैं इजीली लिमिट लगा पाऊंगा कंसंट्रेशन के लिए। टाइमिंग वाले टर्म के लिए मैं टाइमिंग की कंसंट्रेशन लगाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो जो कॉमन है यहाँ पे देखिए एक स्टेप और थोड़ा बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कर दो तो भी चलेगा। C0 to Ct dc बाई c, इस k को कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस के एज इट इज 0 to t हम लिख सकते हैं यहाँ पे dt। क्या लिख सकते हैं, dt। अब इंटीग्रेशन की साइन को जब हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट जो होती है वो चली जाती है हमारे बॉक्स के ऊपर और नीचे, और फिर एनुअल फॉर्म के अंदर यानी कि आंसर वाले फॉर्म के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। क्लियर है, तो ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट को पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको dc बाई c का इंटीग्रेशन जानना बहुत जरूरी है। तो मैथ्स वालों को तो पता है भाई 1/c मतलब कि 1/x का इंटीग्रेशन आप लिखते हो ln x, आप मैथ्स में लिखते होगे log x। केमिस्ट्री के अंदर ये चीज सीख लो खास बच्चों कि 1/c, यहां पे लिख देता हूं 1/c यानी 1/x, अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d। क्लियर ना, अगर 1/x मेरे पास है, यहाँ पे देखिए dc बाई dt है, तो मैं अगर dx बाई x का अगर इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो वो इंटीग्रेशन जो होगा वो 1/x के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में एक्चुअल भी ln x ही होता है। ln एक्चुअल में क्या है बच्चों को डिफरेंस नहीं पता है, पहले तो मैं डिफरेंस कर दूं ln और log के बीच का। ठीक है, ln जो है ln उसको कहा जाता है ई बेस वाला लॉग। क्या कहा जाता है, ln को कहते हैं हम ई बेस वाला लॉग, जिसको कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं इसको, नेचुरल लॉग। रेडी, ई बेस वाला लॉग मतलब क्या, नेचुरल लॉग। और साथ में जब हम लॉग की साइन लगाते हैं तो विथ बेस 10 लिखा जाता है, बेस 10। जब बेस 10 आता है तो ये मेरा हो जाता है नॉर्मल लॉग। नॉर्मल लॉग, नॉर्मल इन द सेंस हम कह सकते हैं विथ बेस 10, नॉर्मल लॉग विथ बेस 10। यानी ई बेस वाला लॉग वो नेचुरल लॉग है और 10 बेस वाला लॉग वो नॉर्मल लॉग है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा खास।
और मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सिखाया था, थर्मोडायनेमिक्स में भी आ गया कि जब मैं नेचुरल लॉग से 10 बेस वाले लॉग की ओर जाता हूं तो मुझे 2.303 से मल्टीपल करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वही चीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं कि dc by c इंटीग्रेशन होके आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ln c आप यहाँ पे लिख सकते हो log बेस e विद c, क्लियर। और लिमिट जो थी वो एज इट इज रहेगी c0 टू ct, सामने की साइड k एज इट इज है माइनस k, ब्रैकेट के अंदर t 0 टू t, ओके ना। अब कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हमारा नॉर्मल सा रूल है वो ln अपर लिमिट ct माइनस ln लोअर लिमिट c0, सामने माइनस k t अपर लिमिट t माइनस 0, यानी kt 0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लो, बायो वाले खास ध्यान दीजिएगा, बायो वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होगा क्योंकि इंटीग्रेशन जो है, हालांकि फिजिक्स के अंदर पढ़े ही हो आप लोग, और जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे उतना ही आपको मजा आएगा कि आपको जैसे कि भाई मुझे आता ही है, अगर आप ऐसा सोच के चलोगे मुझे नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं कभी। सो ln ct माइनस ln c0 इज इक्वल टू माइनस kt, वो कैसे आया वो समझना है। तो मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल सी भाषा में पहले तो अलग कर दिया, ln को अलग कर दिया। ln मतलब कि नेचुरल लॉग है, 10 बेस वाला लॉग अलग होता है। ln से 10 बेस में जाने के लिए मुझे 2.303 से मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज पे आपको ध्यान देना है कि ln c उस पे ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट मैंने की है, तो ln से अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा लॉग वाले टर्म में, हालांकि पहले मैं इसको इंटीग्रेटेड रेट लो के फॉर्म में लिख दूंगा, उसके बाद उसका दूसरा टर्म लिखूंगा। तो वो कैसे हुआ, तो वो चीज आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखे हो, इक्विलिब्रियम में भी मैंने सिखा दिया था, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वो चीज आ गई कि जब मैं ln से log में कन्वर्ट होता हूं, ln से जब मैं log में जाता हूं तो 2.03 से मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो मैं ln वाला फॉर्म, नेचुरल log वाला फॉर्म जो है क्या, ln वाला फॉर्म यानी कि नेचुरल log वाला जो फॉर्म है, पहले मैं उस फॉर्म में इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखता हूं। तो क्या बनेगा, इस ln c0 को सामने की ओर ध्यान दीजिए, सो ln ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c0, क्लियर। तो ये हो गया भाई मेरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर ना। क्या, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर ना। LNCT। अब ये वाला फॉर्म मैंने क्यों लिखा वो भी आप लोग जान गए होंगे जिन्होंने अगला लेक्चर देखा है वो, क्योंकि ये भाई देखिए y इज इक्वल टू m x m, सॉरी कैपिटल स्लोप है मेरा mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर ना। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें दी हुई है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा। ना समझ में आए तो यहाँ पे तो मैंने बहुत इजी मेथड से समझाया है, ठीक है ना, तो भी आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए, सो अब ये वाला टर्म एक आ गया, इसको मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहूंगा। अब इसको मैं अगर दूसरे एक फॉर्म में लिखना चाहूं, दूसरे एक फॉर्म में, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसको भाई लॉग वाले फॉर्म में। कैसे, देखिए भाई ln है, मैंने अगर ln है मतलब कि log बेस 10 लिखा, तो मुझे log बेस 10 अगर मैं ct लिखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ln से ct में माफ कीजिए, ln से मैं अगर log में गया 10 बेस वाले में, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीपल करूंगा, 2.303, किससे मल्टीपल करूंगा, 2.303 से मल्टीपल करूंगा। सेम सामने तो माइनस kt एज इट इज है, प्लस यहाँ पे भी ln से मैं log बेस 10 में जाऊंगा, तो log बेस 10 से जैसे माफ कीजिए log बेस 10 में जैसे ही मैंने मल्टीपल किया तो मुझे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा आगे, 2.303 से, जो है क्या C0 है कि नहीं, ठीक है ना। तो इक्वेशन यहाँ पे ये भी बन के आ गया। अब 2.303 जो है उसको हटाने के लिए मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दूं, 2.303 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड 2.303 बोथ साइड। 2.303 से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, देखिए 2.303 से अगर दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे तो हट गया 2.303, मतलब क्या बनेगा, log 10 ct माइनस k बाय 2.303 इंटू t, यानी कि kt बाई 2.303
प्लस यहां पे भी हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वो log बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C0, माफ कीजिए मोलर नहीं C0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? सो log 10 Ct माइनस K2 ऊपर 033। अब ये फॉर्म भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये भी देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, y इज इक्वल टू ये y मेरा है वो mx प्लस c हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म। यानी कि इन दोनों का अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना हो तो मैं बहुत इजीली ले सकता हूं और आसानी से ले सकता हूं, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मेरे पास y एक्सिस पे कौन आएगा, x एक्सिस पे कौन आएगा, मेरा जो कट मिलेगा मुझे जो वो कितना मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, मेरा जो स्लोप होगा वो मेन बात है, स्लोप क्या होगा, क्योंकि स्लोप के ऊपर से भी मैंने कहा इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर का ये रिएक्शन है, स्लोप के ऊपर से ये चीजें आती है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैं पूछ सकता हूं। एक और चीज यहां पे है, क्योंकि लॉग मेरे पास है, अगर लॉग मेरे पास है तो मैं उसको, और एक ई बेस वाला भी है, टेल बेस वाला भी है, तो मैं उसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कैसे होता है हम अगले सेशन में जानते हैं, पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लेते हैं आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिराइव कर देते हैं। यहां पे मैंने दो टर्म लिखे हुए हैं जो रफ नहीं किए एक्चुअल में, ये रहा लॉग, ये जो है वो 1, ये 2। ओके चलिए ln वाला फॉर्म सबसे पहले है, तो ln को मैं कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं, ln को मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग वाले फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन है 1 उसको मैं लिख सकता हूं log बेस e, क्योंकि ln और log बेस e दोनों एक ही है, ln और log बेस e दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन नेचुरल लॉग है। सो log ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस log विथ बेस e c0। क्लियर? ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, यहाँ पे देखिए जो टर्म लिखे हुए उस टर्म के हिसाब से। चलिए अब इसको मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूं, क्योंकि log मेरे पास है, सो log e ct माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो log e c0 इज इक्वल टू माइनस kt। क्लियर? सो log रूल आप जानते हो, सबट्रैक्शन है, अब तो शायद बायो वालों को भी ये रूल समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी बार आ गया है। सो ct बाय c0 इज इक्वल टू माइनस kt। ओके अब देखिए log है और log को हटाना है, तो मैथ्स वालों को तो पता है कैसे हटता है, एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज़ टू के टर्म से हटता है। क्लियर ना? अगर मैं e के पावर में सब कुछ ले लूं, दोनों साइड क्या ले लो, जैसे कि ये पूरा टर्म जो है, इस पूरे टर्म को मैं, और यहाँ पे जो पूरा टर्म है उस पूरे टर्म को मैं e के पावर में लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, e रेज़ टू ये पूरा टर्म, यानी कि log e ct बाय c0, इस e के पावर में ले लिया पूरा टर्म मैंने, सामने भी क्या लिख सकता हूं, e रेज़ टू माइनस kt। क्लियर? तो ये जो log e है, log e, क्लियर ना, e log e कह सकते हो, वो 1 हो जाएगा, इस तरीके से हटाया जाता है। मैथ्स वालों को पता है, बायो वालों को भी ये चीज आती होगी क्योंकि सीखे हुए हो, ये चीज बहुत सारी बार आ गई, फिजिक्स के अंदर भी आ गया कि e की मदद से हम log को हटाते हैं, स्पेशली इसको e बेस वाले को। सो e log e हट जाएगा वहां से, यानी कि क्या रह जाएगा, सिर्फ ct बाय c0 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस kt। सो c0 को सामने मल्टीपल कर दिया तो c0 मल्टीपल हो जाएगा इनटू e रेज़ टू माइनस kt, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले तो e है मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, दूसरा माइनस है मतलब कि लोअर साइड में डिक्लाइन ग्राफ बनेगा, नीचे की साइड जा रहा होगा। क्लियर ना? सो एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ग्राफ बनेगा, नीचे की साइड जा रहा होगा ऐसा। तो ये हो गया भाई मेरा इक्वेशन नंबर 3, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए दो रिप्रेजेंटेशन थे ग्राफिकल, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक और बढ़ गया कि वहां पे तो हमारा ऑलरेडी जो c की वैल्यू था वो कट गया था, हट गया था वहां से, a था ही ना, क्योंकि 0 पावर उसको हमने 1 लिख दिया था। सो अब यहाँ पे मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा हूं तो समझना, खास ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ के लिए मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं तो क्या होगा, मेरी एक्स एक्सिस पे एक ग्राफ इसका बनेगा, एक ग्राफ मेरा ये बनेगा। क्लियर ना? और एक ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेगा जो ये है वो। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा तीनों तीन ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो ठीक है। सो
सबसे पहले तो हम ऊपर वाले ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला ग्राफ जहां पे y = mx + c, y क्या है मेरा ln/ct, तो y की जगह पे y एक्सिस पे कौन काम कर रहा है ln/ct, x एक्सिस पे कौन काम कर रहा है t, और मेरा इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है मुझे ln/c0, मतलब कि t = 0 टाइम पे क्या, t = 0 टाइम पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या है ln/c0, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है ln/c0, और माइनस स्लोप के साथ जा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन होगा, कंटिन्यूअस नीचे की साइड जा रहा होगा। रेडी, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी, स्लोप की वैल्यू वो क्या मिलेगी -k, क्या मिलेगा स्लोप मुझे -k, दिख रहा है ना, m की वैल्यू -k, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू के ऊपर से, मैंने पहले भी बताया, स्लोप की वैल्यू के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये ग्राफ के लिए ये स्लोप है तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लास। सो थोड़ा समझना है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा टफ लगता है लेकिन मैथ्स वालों को बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें मैथ्स में आ रही है। सो स्लोप हो जाएगा -k, t = 0 टाइम पे ln/c0 होगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ct = 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि t = 0 टाइम t इस तरफ बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ct अगर 0 कर दूं तो खुद वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा हूं, अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, सीधी वैल्यू दिखा रहा हूं, 0 कर दूं ln/c0 बाय k आ जाएगा सीधा, क्लियर, क्या आ जाएगा k, यहाँ पे इस तरफ आया मतलब ln/c0 माइनस 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 कट होके k डिवाइड में, यानी t की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, t की वैल्यू ln/c0 बाय k, क्या मिलेगी ln/c0 बाय k, मतलब कि मुझे यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट ढूंढने हो तो x एक्सिस है, मतलब कि y0 क्या मिलेगा, क्या ln/c0 बाय k, और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। रेडी, ln/c0 बाय k, समझ में आया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, अब मैंने इसको इस तरफ ले लिया, मतलब ln/c0 k डिवाइड में चला गया, मतलब ln/c0 बाय k डिवाइड इनटू 0। सेम यहाँ पे अगर मैं इंटरसेप्ट देखना चाहूं तो ये x एक्सिस y एक्सिस पे है, मतलब इसका x0, और ये तो मेरा ऑलरेडी ln/c0 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी आती है एग्जाम में। चलिए सेकंड ग्राफ की ओर जाते हैं। log tan ct बहुत इजी है, x एक्सिस माफ कीजिए y एक्सिस पे कौन रहने वाला है, log tan ct, नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहीं पे है समझना। स्लोप की वैल्यू बाद में करते हैं क्योंकि वही माइनस है तो कंटीन्यूअस डिक्लाइन ग्राफ होगा। x की वैल्यू t है, यानी कि t = 0 टाइम पे इंटरसेप्ट मेरा आ रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, कौन सा इंटरसेप्ट है, log tan c0, क्या है log base tan c0, और वहां से कंटीन्यूअसली डिक्लाइन ग्राफ है क्योंकि माइनस है, देखिए स्लोप की वैल्यू माइनस है ना, -k बाय 2.303, सो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप आएगा -k डिवाइड बाय 2.303, k की वैल्यू ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत आती है एग्जाम के अंदर, बहुत सारी बार पूछी भी गई है। तो यहाँ पे मुझे अगर इंटीग्रेट माफ कीजिए कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ, एक काम आपको सौंप रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने 0 ऑर्डर में भी लिखा था, तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी हो तो वो वैल्यू क्या आएगी, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताइएगा, ये आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ग्राफ क्यों है। मैथ्स वालों को तो पता है कि जब e के पावर में कोई होता है चीज, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, स्ट्रेट नीचे नहीं उतरता, थोड़ा कर्व लेके नीचे उतरता है, मतलब कि कर्व ग्राफ होता है। दूसरी बात, उसके पावर में माइनस साइन है, मतलब कि वो डिक्लाइन ग्राफ होगा। अब कर्व दो तरीके से बन सकते हैं, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। यहाँ पे नीचे की साइड बनना है, क्यों, क्योंकि माइनस की साइन आ रही है, ठीक है। सो ct/t का हमें पहले तो क्या लेना है, ग्राफ लेना है ct/t का। ओके, जैसे एज ऑलवेज हमने लिया है ct/t का, मैंने ग्राफ लिया, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पे मेरी कंसंट्रेशन कितनी है c0, और वो c0 धीरे 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 कम हो रही है, यानी कि कर्व पार्ट में कम हो रही है। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ग्राफ है। ओके, सो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर वो क्या हो जाएगी, कोई एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके 0 होगा, कोई एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके क्या होगा, 0 होगा। तो आपको इस बात को खास ध्यान रखना है, रेडी, कि ये क्या है, एक प्रकार का क्या एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ग्राफ है। तो तीन ग्राफ की वैल्यू फर्स्ट बच्चों समझ लो, फिर से एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे जो तीन चीजें आप लोग याद रखिए, स्लोप की वैल्यू, कोऑर्डिनेट कौन से मिल रहे हैं, और किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई रिएक्शन मेरा फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर या 0 ऑर्डर है, ठीक है। ऐसा इनसाइड ऑर्डर के करने वाले, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें मर्ज ना हो जाए, 0 ऑर्डर में अंदर या फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये चीजें अगर मर्ज हो गई बहुत आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएगी आपके लिए, तो ध्यान रखना मिस्टेक ना हो बच्चों, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद हाफ लाइफ को डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, अब हाफ लाइफ पीरियड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने इंटीग्रेटेड रेट लो जो भी सीखे, सबसे पहले उसको मैं डिनोट कर देता हूं। इंटीग्रेटेड रेट लो के अंदर हमने ये चीज जान ली, ln ct इज इक्वल टू माइनस, कोई एक लिखता हूं क्योंकि बाकी सारे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिराइव हो जाएंगे, प्लस ln c0। क्लियर है? सो किसी एक को लिखो तो भी चलेगा, कोई ज्यादा दूसरा लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे ln ct इज इक्वल टू माइनस kt ln c0 है, तो ये माइनस वाले टर्म को पहले मैं प्लस कर देता हूं, यानी कि ये जो है इसको इस तरफ, इसको यहाँ पे लिखता हूं, बराबर, तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जितना होगा उतना इजीली जितना हो जाए वैसे ट्राई करूंगा कि आपको सीधे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूँ, यानी इसको इस तरफ ले लिया, यानी kt इज इक्वल टू ln c0, ये इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ln ct। ओके, चलिए ln है मतलब कि, और यहाँ पे c0 ct है तो मैं लिख सकता हूँ c0 बाई ct, क्योंकि ln वो तो क्या है, नेचुरल लॉग है कि नहीं, नेचुरल लॉग। ठीक है, अब आपको आप ऐसा नहीं करते, इसको यहां लेते और ct माइनस, माफ कीजिए, ln ct माइनस ln c0 करते तो भी आंसर तो निकलता है, बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ln c0 बाई ct, इसमें एक चीज क्या पॉजिटिव हुई हमारे कि माइनस की साइन नहीं आई, मतलब कि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ओके, चलो थोड़ा सीधा लिख देता हूं, ln c0 बाई ct, ln c0 बाई ct इज इक्वल टू kt। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एक चीज, एक इक्वेशन मैंने ये एक्सपोनेंशियल टर्म वाला बना दिया, माफ कीजिए ln वाला बना दिया। ln से मैं यहाँ पे log में भी चला जा सकता हूँ, तो log वाला टर्म भी लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो भी पूछा जाता है, और इवन एनसीईआरटी के अंदर तो एक्चुअली में log वाला टर्म ही दिया हुआ है, ln टर्म नहीं दिया है। सो log विथ बेस 10, अगर बेस 10 लिखता हूं तो मुझे आगे लिखना पड़ेगा 2.303, क्योंकि ये ऑलरेडी log e वाला तो है ही, cp0 बाई ct इज इक्वल टू kt, तो एक ये वाला फॉर्म भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, अगर ln ने दिया 2.303 log बेस 10 दिया है, क्या 2.303 log बेस 10 दिया है, और ln नहीं दिया है, समझ जाना वो ln ही है, लेकिन वो एक्चुअल में 10 बेस वाला फॉर्म है। ओके, सो इसको मैं चलो इक्वेशन लेता हूं, दोनों इक्वेशन याद रखिएगा खास हाफ लाइफ पीरियड के लिए, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और एक और चीज हमने लिखी थी एक्सपोनेंशियल टर्म वाला, ct इज इक्वल टू c0 इनटू e रेज़ टू माइनस kt। क्लियर? ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म था। ओके, सो ये तीन चीजें ये याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे लिखा है, जरूरत हमें इन दोनों की पड़ने वाली है। तो तीन इक्वेशन हमने देख लिए, तीन के ऊपर से हमने ग्राफ भी बना दिए। ओके, चलिए अब हाफ लाइफ पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है उसके बारे में मैंने अगले लेक्चर में आपको बता दिया, तो अगर मुझे हाफ लाइफ जाननी हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं बात कर रहा हूं, फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहा हूं हाफ लाइफ को डिस्कस, तो हाफ लाइफ के अंदर जब मेरा टाइमिंग t होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें t1/2 में। रेडी? अब थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट समझाऊंगा कि मेरा जो t होता है वो t1/2 कन्वर्ट हो जाता है, और मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ct वो कन्वर्ट हो जाती है कि इसमें c0/2 में, यानी कि हाफ। कैसे? मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते वक्त अगर टाइमिंग आधा कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो जाती है। ठीक है, तो मेरे इक्वेशन के अंदर किन में से कहीं भी लिख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूं, तो ln c0 बाई ct की वैल्यू क्या है मेरे पास, c0/2 इज इक्वल टू t इंटू के, और t की जगह पे क्या आ जाएगा t1/2, क्योंकि मैं हाफ लाइफ पीरियड को डिस्कस कर रहा हूं, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए k इंटू t1/2 लिख सकता हूं, है ना। सो ln c0 कट हो गया और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ln2 के t1/2। अब ln2, तो ln2 के लिए सबसे पहले मेरे पास ln का कोई लॉग टेबल नहीं है, मेरे पास log बेस 10 वाला लॉग टेबल है, तो मैं इसको log में बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो बन जाएगा भाई 2.303 इंटू log बेस 10 2 के t1/2। ठीक है ना। अब log बेस 10 2 की वैल्यू मेरे पास है 0.3010, क्लियर ना, 0.3010 लॉग टेबल में दी हुई है, और ये चीज आपको याद रखनी है। एक वैल्यू तो मैंने 11 से याद रखवाई है,
log 20 log 2 की वैल्यू तो मैंने याद रखा ही है 0.3010, उसकी वैल्यू यहां पे अगर हम रखते हैं तो 2.303 इंटू 3010 इज इक्वल टू के T1 रेडी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के आता है 0.693 इज इक्वल टू के T1। मुझे तो सिर्फ T1 चाहिए, के को डिवाइड में ले लेते हैं, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बाहर निकल के आया T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाय के चलिए ठीक है। T1 इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो एक वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हो के आ गई मेरे पास, और उस वैल्यू के लिए एक चीज आप यहां पे देख रहे होंगे कि जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1 लिख रहा था, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब मैंने T1/2 को कैलकुलेट किया तब उसमें C0 की वैल्यू प्रेजेंट थी, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यानी कि C0 के ऊपर। यहां पे आपको आंसर में कहीं पे C0 दिख रहा है नहीं, तो आपको ये चीज फर्स्ट ऑर्डर के लिए खास याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम में आएगा ये चीज। क्या कि T1 हाफ फॉर, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल concentration रेडी। क्या T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर T1 की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, इस बात को खास ध्यान रखना है ठीक है। तो हमने T1 भी कैलकुलेट कर दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके सो बच्चों आज हमने जान लिया कि भाई T1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सारी बातें हमने जान ली ठीक है। आई होप अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार आप देखोगे साथ में लिखते जाओगे उतना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी सारी बातें ठीक है। जितना हो सकता है मैक्सिमम लिखने की ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार ठीक है। जितना खुद से लिखोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, उतना ही आपको ज्यादा पता चलेगा। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को एक बार फिर से बिना देखे लिखने की ट्राई कीजिए, उनके जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको भी ट्राई कीजिए, आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि फर्स्ट और जीरो में है क्या ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक नहीं करना है। ओके मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।